हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकार्ट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे भारत के वायसराय जो 1921 के बाद भारत के वायसराय रहते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लॉर्ड रीडिंग जो 1921 से लेकर 1926 ईस्वी तक भारत का वायसराय बनता है। इसके समय पर मोपला विद्रोह हुआ था। कौन सा मोपला विद्रोह, कहां पर हुआ था ये? यह केरला में हुआ था। इसमें मोपला संप्रदाय के लोग रहते हैं जो अंग्रेजों के शासन के खिलाफ पुलिस थाने को जला देते हैं। ये कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में ही एम.एन. रॉय के द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। किसका? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। यह एक और पार्टी बनकर तैयार हो जाती है। अभी तक हम कांग्रेस पार्टी के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके बाद मुस्लिम लीग पार्टी के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी तीसरी पार्टी बनती है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। किसके द्वारा बनाई जाती है? एम.एन. रॉय के द्वारा। इसी के काल में ही प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 221 ईस्वी में भारत की यात्रा की थी। किसने? प्रिंस ऑफ वेल्स ने। इसी दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया था। किसके खिलाफ में? प्रिंस ऑफ वेल्स के खिलाफ में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड घटता है, जिसके बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। चौरी चौरा कांड क्या था? यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में होती है। इसके बारे में समझ लेते हैं। भारतीय क्रांतिकारियों ने चौरी चौरा नामक स्थान पर अंग्रेजों के थाने को जला दिया था, जिसमें कुछ अंग्रेजों की मौत हो जाती है। क्योंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, वह हिंसा के बिल्कुल खिलाफ थे, इसलिए उसने 1919 ईस्वी में जो असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, 1922 ईस्वी में वे अपने इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है भारत में 1922 से इलाहाबाद के अंदर सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत होती है। 1922 में विश्व भारतीय विश्वविद्यालय ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी। तो एक और पार्टी बनकर तैयार हो जाती है, स्वराज्य पार्टी। स्वराज्य पार्टी की शुरुआत किसने की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, और यह कांग्रेस के अंतर्गत ही कार्य करती है। 1923 ईस्वी में इस दल को मध्य प्रांत और बंगाल में पूर्ण बहुमत मिल जाता है। मध्य प्रांत यानी मध्य भारत के आसपास का एरिया। 1925 ईस्वी में प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी जाती है। नेक्स्ट आ जाता है लॉर्ड इरविन जो 1926 ईस्वी से लेकर 1931 ईस्वी तक भारत के वायसराय बनते हैं। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को उनके समय पर साइमन कमीशन भारत पहुंचता है। कहाँ पर पहुंचता है? मुंबई में। साइमन कमीशन क्या होता है? यह अंग्रेजों के द्वारा भेजा गया एक कमीशन था, एक आयोग था, जो साइमन के नेतृत्व में भारत में भेजा जाता है, ताकि वे भारत के ऊपर अंग्रेजों के कानून को और सख्त कर सके। लेकिन भारत में इसके खिलाफ आंदोलन होते हैं, जिसका नारा रहता है साइमन वापस जाओ। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद भारतीय चरमपंथियों के द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 ईस्वी में बम फेंका जाता है। लाला लाजपत राय जो साइमन कमीशन के खिलाफ आंदोलन में भाग लेते हैं, आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, उनकी हत्या अंग्रेजों के द्वारा कर दी जाती है, जिससे भारतीय क्रांतिकारी अंग्रेजों के खिलाफ हो जाते हैं। और अंग्रेजों का जो दिल्ली के अंदर असेंबली हॉल होता है, उसमें बम 1929 ईस्वी में बम फेंकते हैं, जिसमें कौन रहते हैं? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। लाहौर जेल में जतिन दास ने 13 जुलाई 1929 ईस्वी को भूख हड़ताल शुरू की थी। भूख हड़ताल के 64वें दिन 13 सितंबर 1929 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जतिन दास की मृत्यु लाहौर जेल में होती है, क्योंकि उसने भूख हड़ताल शुरू की थी और 64 दिन तक वे भूखे रहते हैं, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उसी जेल में बंद थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। भूख हड़ताल का कारण भारतीय एवं अंग्रेजी कैदियों के बीच में व्यवहार किए जाने वाला भेदभाव होता था। यानी भारतीय कैदी और अंग्रेजी कैदियों के बीच में भेदभाव किया जाता था, उनको अलग अलग खाना दिया जाता था और उनके रहने की व्यवस्था भी अलग अलग प्रकार की थी। 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की जाती है। तो कांग्रेस के द्वारा लाहौर के अधिवेशन में
पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और 26 जनवरी 1930 को वे अपने को भारत को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कर देते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 5 मई 1930 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 25 जनवरी 1931 ईस्वी को वायसराय इरविन बिना कोई शर्त के उन्हें रिहा कर देते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने चलाया था? महात्मा गांधी ने। 12 नवंबर 1930 ईस्वी में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है। तो 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। ये कब होते हैं? ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ये ध्यान से समझिए। 12 नवंबर 1930 ईस्वी को लंदन के अंदर, कहाँ पर? लंदन के अंदर प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं लेती। 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है लॉर्ड वेलिंगटन, जो 1931 से लेकर 1936 ईस्वी तक भारत के वायसराय रहते हैं। इसके समय पर लंदन में 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं गांधी जी। गांधी जी उस टाइम पे कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की सफलता के बाद गांधी जी ने 3 फरवरी 1932 को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। 16 अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी, यानी अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग चुनाव क्षेत्र इसने निर्धारित किए थे। इसके अनुसार, किसके अनुसार? सांप्रदायिक पंचायत के अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उनके लिए अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया और दलित वर्गों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने इसे हटाने के लिए आमरण उपवास शुरू कर दिया। अंत में एक समझौता हुआ जिसको बोला जाता है पूना समझौता। इस समझौते को किया गया जिसमें दलित वर्गों के लिए साधारण वर्गों में ही सीटों का आरक्षण किया गया। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है 17 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत होती है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है 12 नवंबर 1930 ईस्वी को। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब होता है? 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर 1931 ईस्वी को। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब होता है? तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है 17 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर 1932 को। तो पहला 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 ईस्वी में 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं लेती। बिहार में 1934 ईस्वी में भयंकर भूकंप आता है। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 पारित किया जाता है। किसके समय पर किया जाता है? लॉर्ड वेलिंगटन के समय पर। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के बंबई अधिवेशन 1915 ईस्वी में हिस्सा लिया था और इसी अधिवेशन की अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने की थी। नेक्स्ट आ जाता है लॉर्ड लिनलिथगो, जो 1936 से लेकर 1943 ईस्वी तक भारत के वायसराय रहते हैं। इसी के समय पर दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया था। तो लॉर्ड लिनलिथगो के समय पर पहली बार चुनाव कराए गए। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई, जिसमें बॉम्बे, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, सीमांत प्रांत और असम राज्य थे। यह प्रांत थे जिसमें कांग्रेस की सरकार बनी थी। प्रथम 6 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला था। जो यहाँ पर 6 लिस्ट दी गई है उसमें कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला था। बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे भारत को इस युद्ध में झोंक दिया था। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए किया था, न कोई भाई न कोई पाई, और कांग्रेस ने अपने द्वारा शासित प्रांतों के सभी मंत्री मंडलों से त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट है 1 मई 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी बनाई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक नाम, तो यह एक और पार्टी बन जाती है जिसके अध्यक्ष रहते हैं सुभाष चंद्र बोस। मार्च 1940 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? मुस्लिम लीग के द्वारा। इस प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया था और फजलुल हक ने इसको प्रस्तुत किया था। तो सिकंदर हयात खान
पाकिस्तान को लेकर अलग मांग करते हैं, जिसका प्रारूप सिकंदर हयात खान ने किया था और इसको पेश कौन करते हैं? फजलुल हक खलीकुज्जमा इसका समर्थन करते हैं। 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया जाता है। अगस्त प्रस्ताव में क्या होता है? तो भारतीयों को मान्यता दे दी जाती है कि भारत अपने लिए एक संविधान का निर्माण करे ताकि वे भारत को आज़ाद कर सके। मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत में आ जाता है। कौन सा मिशन? क्रिप्स मिशन। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। तो ये आयोग भारत में आज़ादी के लिए कुछ प्रस्ताव लेकर आते हैं, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये दोनों बड़ी पार्टी होती है जो इनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। यानी कांग्रेस की तरफ से रिप्रेजेंट कौन करते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और मुस्लिम लीग की तरफ से कौन करते हैं? मौलाना आज़ाद, जो क्रिप्स मिशन के साथ अपनी वार्ता करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है 9 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। भारत छोड़ो आंदोलन किसने चलाया था? कांग्रेस ने। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 1943 ईस्वी में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। तो ये सभी घटनाएं किसके समय पर घटी थी? लॉर्ड लिन लिथगो के समय पर, जो 1936 से लेकर 1943 ईस्वी तक भारत के वायसराय रहते हैं। अब आ जाता लॉर्ड वेवेल, जो 1944 से लेकर 1947 ईस्वी तक, यानी कि भारत की आज़ादी तक भारत के वायसराय बनते हैं। इसके समय पर पढ़ लेते क्या होता है। वायसराय वेवेल ने 25 जून 1945 ईस्वी को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया था। इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। तो कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय कौन रहते हैं? अबुल कलाम आज़ाद। किस समय पर? जब 1945 में शिमला समझौता हुआ था। गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, यद्यपि वे शिमला में ही उपस्थित रहे थे। सम्मेलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा यह शर्त रखी जाती है कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी। मुस्लिम लीग के इस अड़ियल रुख 14 जुलाई तक बना रहता है और अंत में वेवेल, यानी कि लॉर्ड वेवेल, जो भारत के वायसराय रहते हैं, 14 जुलाई 1945 ईस्वी को सम्मेलन के विफलता की घोषणा कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है 1945 में बनी क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता वाली लेबर पार्टी की सरकार के द्वारा प्रथम कार्रवाई के अंतर्गत भारत में आम चुनाव कराया जाता है। दिसंबर 1945 ईस्वी में घोषित चुनाव परिणामों में केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय विधानमंडलों में कांग्रेस को पर्याप्त बहुमत मिल जाता है। केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस को निर्वाचन क्षेत्रों से 91.3% मत मिलते हैं। मुस्लिम लीग ने सभी मुस्लिम सीटें जीत ली थी। प्रांतीय विधानमंडल में कांग्रेस को बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत मिल जाता है। मुस्लिम लीग को बंगाल और सिंध में बहुमत मिलता है। पंजाब में कांग्रेस, अकालियों और यूनियनिस्ट पार्टी की साझा सरकार बनती है। यानी 1945 ईस्वी में क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता में, क्लीमेंट एटली जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहते हैं, उन्होंने भारत में आम चुनाव करने की सहमति दी थी, जिसमें भारत के अंदर चुनाव होते हैं, जिसमें ज़्यादातर सीटें कांग्रेस जीतती है और कुछ सीटों पर मुस्लिम लीग की जीत होती है और कुछ में कंबाइंड सरकार बनती है। कैबिनेट मिशन 1940 ईस्वी में भारत आता है। इस मिशन के अध्यक्ष होते हैं स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर। 20 फरवरी 1947 ईस्वी में प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, जो लेबर पार्टी के अध्यक्ष होते हैं, उसने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा कर दी कि जून 1948 ईस्वी तक प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथों में सौंप दी जाए। तो 20 फरवरी 1947 ईस्वी को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली यह घोषणा करते हैं कि जून 1948 ईस्वी तक भारतीयों को आज़ाद कर दिया जाए और उनको भारत की प्रभुसत्ता सौंप दी जाए। ऐसा बिल वे ब्रिटेन की संसद में लेकर आते हैं, जिनको बहुमत के साथ पारित कर दिया जाता है। तब भारत को आज़ाद किया जाता है। लास्ट आ जाता है लॉर्ड माउंटबेटन, जो मार्च 1947 से लेकर जून 1948 ईस्वी तक भारत के वायसराय बनते हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं। सत्ता हस्तांतरण के लिए
24 मार्च 1947 ईस्वी को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटेन को बनाया जाता है। ध्यान दीजिए, भारत का गवर्नर जनरल जो कि भारत का वायसराय रहते हैं, फिर से भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटेन को बनाया जाता है। भारत के आखिरी गवर्नर जनरल कौन होते हैं? लॉर्ड माउंटेन, जो भारत की आज़ादी के बाद भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं। इन जून 1947 ईस्वी को माउंटेन बेटन योजना घोषित की जाती है। इसमें भारत का विभाजन शामिल होता है। 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में एटली के द्वारा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया जाता है और जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति दे दी जाती है। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान को 2 स्वतंत्र देशों में बांट दिया जाता है। 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा कर दी जाती है। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हो जाता है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है लॉर्ड माउंटबेटन। तो भारत का आखिरी वायसराय कौन रहता है? लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन होता है? लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी होते हैं। तो पहली बार भारत का गवर्नर जनरल कौन बनता है? एक भारतीय बनता है जिसका नाम रहता है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो भारत के प्रथम और आखिरी गवर्नर जनरल होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर ही खत्म हो जाती है। इसी के साथ जो भारत के अंदर जो गवर्नर रहते हैं, गवर्नर जनरल और वायसराय जो बनते हैं, वो यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद हम 1857 ईस्वी की महान क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।